अरे अंजलि बहू, क्या कर रही हो? अभी तक खाना तैयार नहीं किया? यहाँ सबको भूख लग रही है और तुम हो कि अपने ही कामों में लगी हुई हो। सास सुभद्रा जी बाहर से आवाज लगाते हुए बोली। लेकिन अंजलि ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। ये देखकर सासू माँ तमतमाती हुई सोफे पर से उठी और सीधा उसके कमरे की तरफ पैर पटकती हुई आई। जाकर कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई तो देखा तो अंजलि कमरे में भी नहीं थी। पता नहीं कहाँ चली गई। शाम के खाने का समय हो चुका है और ये है कि रसोई में ही नहीं है। जैसे घर में कोई नौकर चाकर लगे हो खाना बनाने के लिए। बड़बड़ाती हुई वो पूरे घर में घूम गई, लेकिन अंजलि उन्हें कहीं नहीं मिली। ये देखकर उन्हें अंजलि की कोई चिंता नहीं हुई, बल्कि उन्हें तो उस पर गुस्सा आ रहा था। अरे भला ये भी कोई बात होती है? कहीं बाहर गई है तो बोल कर जाती, जाने से पहले खाना तैयार करके जाती। कम से कम हम तो अपना पेट भर लेते। अभी थोड़ी देर में छोटी बहू भी अपने मायके से आ जाएगी। आज उन्हें सरप्राइज देने गई थी, खुद ही सरप्राइज हो गई। घर पर तो ताला लगा हुआ था। बेचारी वो भी थकी हारी आएगी। कम से कम खाना सबको समय पर मिलना चाहिए। पर यह बात बड़ी बहू को समझ में आए तब ना, मुफ्त का खाने को जो मिल रहा है। बड़बड़ाती हुई वो वापस आई और आकर सोफे पर धम से बैठ गई। सोफे पर बैठी बैठी ही अपनी बड़ी बहू अंजलि पर गुस्सा हो रही थी। उन्हें तो ये भी याद नहीं था कि छोटी बहू के मायके जाने से पहले ही इतना हंगामा हुआ था। लेकिन उनके लिए ये हंगामा तो नॉर्मल सी बात थी। ये सब नॉर्मल नहीं था तो सिर्फ अंजलि और उसके पति सरस के लिए। सुभद्रा जी संयुक्त परिवार की मुखिया थी। घर में बड़े बेटे बहू सरस और अंजलि और उनका बेटा 5 वर्षीय चिन्मय और छोटे बेटे बहू पवन और मानवी भी रहते थे। पवन और मानवी की शादी को 7 महीने ही हुए थे। सरस जहाँ एक कंपनी में क्लर्क का काम करता था, वही पवन इंजीनियर था। दोनों के ओहदों में फर्क था, तो जाहिर सी बात है कमाई में भी फर्क होगा। ये कमाई का फर्क घर में भी सिर चढ़कर बोलता था। पवन की हर बात सुभद्रा जी जहाँ आंखें बंद करके मानती थी, वही सरस को किसी चीज की इजाजत भी आसानी से मिल जाए ये बड़ी मुश्किल था। सरस की शादी के बाद कम कमाई का ताना तो अक्सर ही सुनने को मिलता था। ना सिर्फ सरस को बल्कि उसकी पत्नी अंजलि को भी। पर दोनों चुपचाप सुनकर रह जाते। पर ताने तब इतने ज्यादा नहीं थे, क्योंकि तब तक सुभद्रा जी के पति दामोदर जी जिंदा थे और उनका काम अच्छा चलता था, इसलिए खर्चे ढक जाते थे। दामोदर जी का जमीन खरीदने बेचने का काम था। दामोदर जी की बोलने में वैसे ही कमाल के थे। जो उनके पास आता था वो सौदा करवा कर ही भेजते थे। ऐसा नहीं है कि दामोदर जी ने सरस को काम सिखाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कोशिश की थी, पर सरस वाक्पटुता में कमजोर था। वो लोगों को समझा ही नहीं पाता था। इस कारण उसने एक कंपनी में क्लर्क की नौकरी ज्वाइन कर ली। पर दामोदर जी उसमें भी खुश थे कि कम से कम बेटा अपने पैरों पर खड़ा है, अपनी मेहनत की कमाई खा रहा है। कम से कम इतना तो कमा ही लेता है कि अपना और अपने परिवार का पेट पाल ही लेगा। फिर ऊपर से बहू भी ऐसी लेकर आए जिसके हाथों में हुनर था, जो पार्लर का सारा काम जानती थी। पर यह अलग बात थी कि सुभद्रा जी ने उसे कभी काम करने ही नहीं दिया। इधर पवन पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छा था, तो उसने इंजीनियरिंग कर ली। इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था तब एक हादसे में दामोदर जी की मृत्यु हो गई और वहीं से सब कुछ बदल गया। दामोदर जी की जो भी सेविंग थी और जो इंश्योरेंस के पैसे आए थे वो सब तो सुभद्रा जी ने अपने पास रख लिए, ये कहकर कि पवन की शादी में काम में आएंगे। घर का खर्चा तो अब सरस को ही करना पड़ेगा। सरस ने भी इसे इनकार नहीं किया, लेकिन जितनी उसकी क्षमता थी उतना ही तो खर्चा करता। पर सुभद्रा जी उसे सुनाने से बाज नहीं आती। खैर, इधर पवन की कंपनी में नौकरी लगी और उधर उसके लिए अमीर घर की बेटी मानवी का रिश्ता आ गया। सुभद्रा जी ने तगड़े दहेज के लालच में झट से इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और मानवी पवन से शादी होकर इस घर में आ गई। शादी के दूसरे दिन जब मानवी का सारा सामान ढंग से रखा जा रहा था, तो उस समय नन्हा चिन्मय भी उत्सुकता के कारण बीच बीच में आ रहा था। इधर अंजलि घर में रुके रिश्तेदारों की मेहमान नवाजी में लगी हुई थी कि तभी सुभद्रा जी डांटते हुए बोली, बड़ी बहू, अपने शैतान बेटों को संभालो। देखो बार बार बीच में आ रहा है। अभी बेवजह किसी कीमती चीज का नुकसान कर देगा। फिर तुम्हारे और तुम्हारे पति की बस की बात नहीं है कि उसकी जगह नई चीज दिलवा दो। ये सुनकर सभी रिश्तेदार सुभद्रा जी की तरफ देखने लगे। वही अंजलि झेप गई। उससे कुछ कहते नहीं बना। उसने चिन्मय को गोद में उठाया और चुपचाप कमरे में चली गई। इधर सरस ने भी सुना तो उसे भी बुरा लगा, लेकिन जब माँ ही ऐसा कहे तो क्या कर सकते हैं, इसलिए सरस चुप रह गया। पर धीरे धीरे मानवी को समझ में आने लगा कि इस घर में अंजलि और सरस की नहीं चलती। पवन की कमाई अच्छी है, इसलिए पवन के खिलाफ सुभद्रा जी कुछ नहीं कहती। जो जाहिर सी बात है कि अब मानवी का सिक्का ही इस घर में बोलेगा। बस ये बात मानवी के दिमाग पर हावी हो चुकी थी, इसलिए उसने घर के कामों में कोई रुचि नहीं दिखाई। उसे सिर्फ सुभद्रा जी से और पवन से प्यार से बात करनी होती थी। बाकी को तो वो कुछ भी सुना देती थी। 5 साल के चिन्मय को तो अपने कमरे में भी नहीं आने देती थी। घूमना फिरना किटी पार्टी करना मानवी को तो बस इसी मज़ा आता था।
जबकि सच तो ये था कि जितने पैसे सरस घर में खर्चे के लिए देता था उतने ही पवन देता था। हाँ, बस कमाई पवन की ज़्यादा थी, इसलिए उसका सिक्का सुभद्रा जी के सिर चढ़कर बोलता था। एक दो बार अंजलि ने उसे घर के काम के लिए कहा तो सुभद्रा जी ने हंगामा कर दिया। अब कम से कम कमाई इतनी नहीं है तो घर के कामों में ही मदद कर सकते हो। खर्चे तो तुमसे बराबर होते नहीं हैं और घर के कामों में भी तुम्हें रोना आता है। अब आज की ही बात लो, मानवी को पवन के साथ अपने मायके जाना था, तो तैयार होने के लिए उसने अपना सूट निकाल कर पलंग पर रखा और हाथ मुंह धोने बाथरूम में चली गई। घर के सारे सदस्य बाहर बैठे हुए थे। अंजलि रसोई में काम कर रही थी। तभी चिन्मय खेलते खेलते उसके कमरे में आ गया। जब कमरे में आया तो देखा ड्रेसिंग टेबल पर परफ्यूम की बोतल रखी थी। उस बोतल का डिज़ाइन इतना सुंदर था कि वो उसे देखने उसके पास चला गया और बोतल उठाकर उसे देखने लगा। अभी उसे उलट पलट कर देख ही रहा था कि उसके हाथ से बोतल छूट गई और गिरकर टूट गई। आवाज़ सुनकर मानवी दौड़ती हुई बाहर आई। बोतल टूटी हुई देखकर और चिन्मय को उसके पास खड़े देखकर मानवी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने चिन्मय को थप्पड़ दे मारा। जोर का थप्पड़ गाल पर पड़ते ही चिन्मय रोने लगा। शोर सुनकर सब लोग कमरे में आ गए। ये देखकर मानवी ने गुस्से में कहा, भाभी संभालती क्यों नहीं है आप अपने इस नालायक बेटे को? देखिए कितना नुकसान कर दिया इसने। कहती हुई मानवी चिन्मय को दूसरा थप्पड़ मारने ही वाली थी कि अंजलि ने उसके हाथ रोक दिए और चिन्मय को अपनी गोद में लेकर बोली, मानवी वो बच्चा है, गलती हो गई उससे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे बार बार मारो। गलती हो गई? आपको पता भी है परफ्यूम कितना महंगा आता है? मानवी गुस्से में बोली। देखो मानवी, चिन्मय बच्चा है, उससे गलती हो गई, पर तुम तो अपने आप को शांत रखो। सरस बीच में बोला। भैया क्या शांत रखे? वो गलत नहीं कह रही है। ये परफ्यूम की बोतल इतनी सस्ती नहीं आती है, काफ़ी महंगा परफ्यूम है। आपको क्या पता? आपने कभी अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल भी किया है इसे? अचानक पवन बीच में बोला। ये देखकर सरस हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। अरे इन्हें क्या पता, सब कुछ मुफ्त में जो मिल रहा है। तुम कमाते जाओ, ये लुटाते जाएंगे। इनकी औकात इतनी ही है बस। मानवी बीच में बोली। बस करो मानवी, तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि तुम अपने जेठ से बात कर रही हो? ओहदे और उम्र में दोनों में वो तुमसे बड़े हैं, सम्मान के अधिकारी है। अब की बार अंजलि ने कहा। माफ करना भाभी, माना कि ओहदे और उम्र में छोटी हूँ, पर कमाई के मामले में मेरा पति आप लोगों से बड़ा है, इसलिए अपनी आवाज़ ज़रा नीचे करके ही बात करना मुझसे। वैसे भी घर में जिसका पति अच्छा कमाता है उसी की तूती बोलती है। मानवी ने कहा। ये सुनकर अंजलि और सरस ने सुभद्रा जी की तरफ देखा तो सुभद्रा जी बोली, अब क्या बात का बतंगड़ बना रहे हो? जाओ जाकर अपना काम करो। नहीं मम्मी, आज मुझे जानना है कि मेरा इस घर में क्या स्थान है। क्या तुम्हारी छोटी बहू को हक है कि वो मुझसे और मेरी पत्नी से इस तरह से बात कर सकती है? सरस ने कहा। सुभद्रा जी ने पवन की तरफ देखा और बोली, बेटा सम्मान कमाया जाता है, ओहदे और उम्र से सम्मान नहीं मिलता। इसमें कमाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। बाकी तुम दोनों भी समझदार हो। कहकर सुभद्रा जी बाहर आ गई। इधर पवन और मानवी भी तैयार होकर मानवी के मायके रवाना हो गए, पर सरस और अंजलि को ये बात बहुत बुरी तरह चुभी थी। खैर थोड़ी देर बाद पवन और मानवी भी घर आ गए। आते से ही बोले, मम्मी बहुत जोर से भूख लग रही है, फटाफट से खाना लगवा दो। अरे वो महारानी घर पर हो तो खाना बने ना, अभी तक तो खाना ही नहीं बना है, पता नहीं कहाँ गई है बिना बोले। सुभद्रा जी बोली। हे भगवान, बहुत जोर से भूख लग रही है, तुम कुछ बाहर से ऑर्डर कर लो, मुझसे तो भूखे नहीं रहा जा रहा। कहकर मानवी भी वही सोफे पर पसर गई। अभी पवन मोबाइल निकालकर ऑर्डर करने ही जा रहा था कि इतने में अंजलि चिन्मय को लेकर आ गई। उसे देखते ही सुभद्रा जी बोली, कहाँ थी अब तक? यहाँ सबको भूख लग रही है और महारानी बाहर घूम रही है। पता नहीं है क्या सबके खाने का वक्त हो चुका है? अब फटाफट रसोई में जाओ और सबके लिए खाना बना। मम्मी जी, आपकी एक बहू और भी है, उसे कहिए वो बना लेगी। कहकर अंजलि अपने कमरे में चली गई। तब तक सरस भी घर आ गया था। उसे देखते ही सुभद्रा जी गुस्से में तमतमाते हुए बोली, ये आज तेरी पत्नी के इतने पर कैसे निकल आए जो खाना बनाने से इनकार कर रही है? घर में नौकर चाकर लगा लिए क्या तुम लोगों ने? नहीं मम्मी, हमने नौकर चाकर नहीं लगाए हैं, बल्कि हमने अपने रहने का बंदोबस्त कहीं और कर लिया है। वैसे भी हम अपने खर्चों का बोझ आप लोगों पर नहीं डालेंगे। आपने इतने दिन मुझे और मेरे परिवार को पाल लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इससे ज़्यादा मैं आपका एहसान नहीं झेल पाऊंगा। कहकर सरस भी अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन सरस और अंजलि दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, पर सुभद्रा जी या पवन में से किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि पार्लर का काम छोड़े हुए काफ़ी वक्त हो चुका था। इसलिए अंजलि ने पहले पार्लर ज्वाइन किया। 1 साल वहाँ काम करने के बाद फिर अपना खुद का पार्लर खोल लिया। दोनों पति पत्नी मिलकर कमाते थे और अपनी सेविंग भी करने लगे थे। धीरे धीरे उन्होंने वक्त के साथ काफ़ी तरक्की कर ली।
इधर हालात ये थे कि मानवी के उल-जुलूल खर्चों के कारण अब काफ़ी खर्चा होने लगा था। काम तो ऐसे भी वो करती नहीं थी, इसलिए नौकर-चाकर भी लगाने पड़े। इसलिए अब पवन के पास ज़्यादा कुछ सेविंग रहती नहीं थी और इस बात को लेकर घर में आए दिन झगड़े होते वो अलग। और अब सुभद्रा जी उस दिन को कोसती थी जब बड़े बेटे बहू का साथ देने की जगह उन्होंने छोटे बेटे बहू का साथ दिया था।